हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे और पार्ट 2 में आज 100 से प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके जरूर देखें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, और आप लोग को साथ साथ आंसर देते हुए भी चलना है। आपका पहला क्वेश्चन आज का, आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय क्या है। यानी आर्थिक भूगोल जो उसका मुख्य विषय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव की आर्थिक गतिविधियों। क्या हो जाएगी? मानव की आर्थिक गतिविधियों। आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि भूगोल का संबंध किससे है। क्या है? कृषि भूगोल का संबंध किससे है? किससे आपका? इसका आंसर दीजिए। कृषि भूगोल का संबंध किससे है? कृषि भूगोल। पहले शुरू में क्या लगा हुआ है? कृषि और भूगोल। तो कृषि के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे, इसलिए कृषि से हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खरीफ फसल बोने का समय होता है। यानी भारत में जो है खरीफ फसल बोने का समय क्या होता है। यानी खरीफ फसल वो होता है जो जून जुलाई के महीनों में बोई जाती है। जैसे हो गया धान। धान इसमें मुख्य रूप से कौन सा है? खरीफ फसल। जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, ये सब क्या है? खरीफ फसल। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है कि धान क्या है। तो धान एक खरीफ फसल है। आपका अगला क्वेश्चन है, रबी फसल काटी जाती है। रबी फसल जो है कब काटी जाती है? तो ये बसंत ऋतु में, यानी अक्टूबर से दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर, इसमें तो है ये ना, इसमें तो ऑप्शन लग रहा है, सॉरी, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है दोस्तों, मिस हो गया। और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, यानी मार्च अप्रैल में। जैसे हो गया गेहूं। गेहूं को हम लोग किस माह में बोते हैं गेहूं को? तो अक्टूबर से नवंबर में या दिसंबर में, और मार्च और अप्रैल में काट लेते हैं। गेहूं किस फसल में आता है? तो रबी फसल में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। यानी भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है कौन सी है? निम्न में से भारत की कौन सी प्रमुख खाद्य फसल है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन सी है? चावल और गेहूं। चावल और गेहूं दोनों हो जाएगा, लेकिन यहां पर हमको प्राथमिकता देना हो तो गेहूं को चावल को देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दे, ए और बी दोनों दिया हो, गेहूं और चावल, तो आप दोनों मारिएगा। लेकिन यहां पर प्राथमिकता का बात करेंगे तो हम चावल को देंगे प्राथमिकता। आपका अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होती है। और आप लोग को पता है कि धान की खेती के लिए जो है बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कितनी वर्षा चाहिए? अधिक में 100 से ऊपर ही वर्षा चाहिए। तो 100 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। गेहूं खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? इसमें से निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो बोने के समय इसका टेम्परेचर अलग होता है, और काटने के समय अलग होता है, और पकने के समय इसका टेम्परेचर अलग होनी चाहिए। सबका समय अलग होता है, और दाना भरने के लिए इसका टेम्परेचर अलग होना चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग होता है। लेकिन आपको इसमें पूछा है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है, तो इसमें से 15 से 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। यानी काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? इसका हम पहले भी कराए हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्वेश्चन को तैयारी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कपास। इसका हम पहले करवा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? इसमें से आपका तो गुजरात जो है, गुजरात कपास के लिए उपयुक्त है, सबसे उत्पादक राज्य है। और कपास उस मिट्टी पे होती है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन है। यानी जूट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जूट जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों, इसमें प्रथम स्थान भारत का ही है। क्या है? प्रथम स्थान भारत का ही है। लेकिन दूसरे स्थान पर बात किया जाए तो बांग्लादेश आता है। आपका अगला क्वेश्चन है,
चाय की खेती के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? यानी चाय की जो खेती होती है उनके लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसके लिए जो है दोस्तों आपका समतल भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? समतल भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉफी की खेती मुख्यतः किस राज्य में होती है? यानी कॉफी की जो खेती होती है मुख्यतः किस राज्य में होती है? तो इसमें से आपका हो जाएगा दोस्तों मुख्य रूप से जो है साउथ, यानी साउथ भाग जो है उसमें होती है। जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस सब में कॉफी की खेती होती है। लेकिन आपको पूछा है मुख्यतः किस राज्य में होती है, तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? यानी गन्ना जो है जिसे शुगर बनता है वो किस प्रकार की फसल है? तो किस प्रकार की फसल है? तो नकदी फसल है दोस्तों। किस प्रकार की? नकदी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी भारत में जो है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आपका दोस्तों यूपी। कौन सा? यूपी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में जो हरित क्रांति का संबंध है किससे है? तो यह है हरित क्रांति का संबंध दोस्तों कृषि उत्पादन से। किससे? कृषि उत्पादन से। और कृषि की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हरित क्रांति लाया गया था भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका दूध उत्पादन से संबंधित। किससे? दूध उत्पादन से। आपका अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है, यानी नीली क्रांति जो होता है उनका संबंध किससे है? आपको दो क्रांति बताएं, एक बताएं श्वेत क्रांति, एक बताएं हरित क्रांति। श्वेत का दूध से था, हरित का कृषि से था, और नीली क्रांति जो है इनका संबंध मत्स्य पालन यानी मछली पालन से होता है। किससे? मत्स्य पालन से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसमें से दोस्तों आपका हो जाएगा भारत में लौह इस्पात का प्रमुख उद्योग केंद्र, इसमें से भिलाई हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग सभी जगह पाया जाता है, लेकिन भिलाई में जो है यह एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया? यानी भारत का जो पहला लौह इस्पात कारखाना था कहां स्थापित किया गया था? तो ये था दोस्तों आपका जमशेदपुर में। कहां? जमशेदपुर। जो जमशेदपुर जिसको जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को भी कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सीओ टिस्को भी कहते हैं, यह भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग केंद्र था। आपका अगला है, कच्चे लोहे इस्पात बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या है? कच्चे लोहे से इस्पात बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या कहलाती है दोस्तों? तो इस्पात बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है, इसमें से ऑप्शन गलत लग गया है, इसमें से इस्पात निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्पात निर्माण। आपका अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। कौन सा माल है दोस्तों? कच्चा माल। तो ये हो जाएगा कपास। सूती वस्त्र का कपास हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यानी भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? पहला जो दोस्तों आपका मुंबई हो जाएगा, और सेकंड नंबर अहमदाबाद यानी गुजरात। आपका अगला क्वेश्चन है, जूट उद्योग मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है? यानी जूट उद्योग जो है मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर जूट उद्योग? पश्चिम बंगाल में। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग मुख्यतः किस फसल पर आधारित है? यानी चीनी का जो उद्योग है किस फसल पर आधारित है? ये आपका मुख्य रूप से गन्ना पर आधारित है। किस पर? गन्ना पर आधारित है। आपका अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल आवश्यक है। यानी सीमेंट उद्योग के लिए जो है आवश्यक कच्चा माल है, यानी सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा आवश्यक कच्चा माल है? तो चूना पत्थर जो आपका
ये आवश्यक कच्चा माल है सीमेंट के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो आपका पिछला क्वेश्चन में आपको इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस सीमेंट उद्योग में, सॉरी चूना पत्थर उद्योग में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सीमेंट कारखाने किस राज्य में है? यानी भारत में जो सबसे अधिक सीमेंट कारखाने हैं किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में, जहां पर 23 से 24 कारखाने हैं सिर्फ सीमेंट के। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी पेट्रोलियम जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और इसके बाद आता है गुजरात 2 नंबर, और 3 नंबर आता है असम। आपका अगला है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? यह खनिज से संबंधित है, लेकिन खासकर किससे? पेट्रोलियम गैस से। किससे? पेट्रोलियम गैस। आपका अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत गृह का प्रमुख ईंधन है, यानी ताप विद्युत गृह जो उसका प्रमुख ईंधन क्या है? इसका क्या है प्रमुख ईंधन? कोयला। आपका अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, यानी जल विद्युत उत्पादन जो उनका प्रमुख स्रोत है, क्या है प्रमुख स्रोत इनका? क्या है जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत? तो नदी हो जाएगा। जल विद्युत उत्पादन किससे होता है? नदियों से, यानी नहर के द्वारा। आपका अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? यानी भारत में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? कहां है? तारापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे? महाराष्ट्र में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्या है? भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन स्रोत से होता है, यानी भारत में जो सबसे अधिक बिजली है किस स्रोत से उत्पादन होता है? तो किससे होता है? ताप से, टेम्परेचर से, जिससे 60 और 70% के आसपास बिजली का उत्पादन होता है सिर्फ टेम्परेचर से, और 20% के आसपास जल से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? यानी परिवहन का जो सबसे तेज साधन है वो कौन सा है? तो वायु। यानी जहां हम ट्रेन से 20 से 22 घंटे में सफर करते हैं, वहीं एरोप्लेन से 3 से 4 घंटे में सफर हो जाता है। तो कौन सा सस्ता है, यानी सबसे तेज है? तो एरोप्लेन। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल परिवहन का प्रमुख लाभ है, यानी रेल परिवहन का जो है प्रमुख लाभ क्या है? यानी सस्ता और भारी, भार वजन, मतलब वजन हो जाएगा, वहन नहीं हो जाएगा, वजन हो जाएगा। यानी सस्ता भी है और भारी से भारी वजन को इधर से उधर कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन का प्रमुख लाभ है, यानी सड़क परिवहन जो है उनका प्रमुख लाभ क्या है? तो इनका प्रमुख लाभ है द्वार से द्वार सेवा, यानी डोर टू डोर इस सड़क परिवहन से जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन से क्या हम डोर टू डोर जा सकते हैं? नहीं। तो सड़क परिवहन से क्या होगा? द्वार से द्वार सेवा। आपका अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, यानी भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है। कौन सा? उत्तर पूर्वी, जिसकी लंबाई जो है 6807 किलोमीटर के आसपास है। कितना? 6807 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है, यानी भारत में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन संबंधित है। किससे? सड़क परिवहन, यानी एनएच से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है कहां पर है? यह है आपका दोस्तों, कहां पे है सबसे बड़ा हवाई अड्डा? ये हैदराबाद में है। कहां पे? हैदराबाद में, यानी राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो हैदराबाद में स्थित है। यानी 5500 एकड़ में यह हवाई अड्डा बना हुआ है। लेकिन अगर सबसे बिजी हवाई अड्डा पूछे तो इसका आंसर आपको पता, सबसे बिजी हवाई अड्डा भारत का, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
विदेशी व्यापार का प्रमुख माध्यम है, यानी विदेश से जो व्यापार होता है उनका प्रमुख माध्यम क्या है? क्या है प्रमुख माध्यम? समुद्री मार्ग। क्या है? समुद्री मार्ग। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्यात का अर्थ क्या है? यानी निर्यात का क्या अर्थ है? निर्यात का अर्थ है वस्तु को बाहर भेजना। बहुत से बच्चे आयात और निर्यात में कंफ्यूज होता है। आयात और निर्यात, आयात का मतलब आना होता है, निर्यात का मतलब, निर्यात को छोड़ दीजिए, आयात, आयात का मतलब आना, और से आना रखिए। जो वस्तु बाहर से अपने देश में आ रहा है उसको आयात कहेंगे, जो वस्तु अपने देश से बाहर जा रहा है उसको निर्यात कहेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, आयात का क्या अर्थ है? अभी अभी जस्ट आपको बताएं इसके पिछले क्वेश्चन में, यानी वस्तु का, तो वस्तु को मंगाना, क्या हो जाएगा? बाहर से मंगाना वस्तु को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात पदार्थ है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा निर्यात पदार्थ है कौन सा है? कौन सा है? पेट्रोलियम। कौन सा? पेट्रोलियम उत्पाद। आपका अगला है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जलवायु भी है, स्थलाकृति भी है, जल उपलब्धता, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? यानी जनसंख्या पिरामिड जो है क्या दर्शाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या दर्शाता है दोस्तों? आय एवं लिंग संरचना। क्या? आय एवं लिंग संरचना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सक्रिय जनसंख्या कहलाती है, यानी सक्रिय जनसंख्या जो है क्या कहलाती है? तो कार्यशील वर्ग। कौन सा? कार्यशील वर्ग कहलाती है सक्रिय जनसंख्या। और ये जनसंख्या आपका होता है 15 से 59 साल, 59 ईयर वाला, यानी कौम वाले जो वर्ग होते हैं, कौम काज करने वाले, कार्यकत यानी कार्यशील वर्ग होते हैं। आपका अगला है, मानव संसाधन विकास का मुख्य आधार है। क्या है? मानव संसाधन विकास का मुख्य आधार है। इनका मुख्य आधार क्या है दोस्तों? शिक्षा। आपका अगला है, साक्षरता दर का अर्थ है। क्या है अगला क्वेश्चन? साक्षरता दर का अर्थ है। इनका अर्थ क्या है? इनका क्या अर्थ हो जाएगा? पढ़ना लिखना और गणना करना। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा राज्य? सबसे अधिक साक्षरता वाला यानी सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका केरल। आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? यानी गरीबी रेखा जो उनका निर्धारण किस आधार पर होता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। किस आधार पर होता है दोस्तों? आय के आधार पर। किस पे? आय के आधार पर। आपका अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी सतत विकास जो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, यानी पर्यावरण संरक्षण भी करना और फ्यूचर को आप ध्यान में रखते हुए विकास भी करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि की दर को मापने का यह सूत्र क्या है? यानी जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उनको मापने का सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। क्या है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर बाय 10 हो जाएगा, ये होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन जन्म दर बर्थ रेट बी आर लिखते हैं और मृत्यु रेट यानी डेथ रेट डी आर बाय 10, ये होता है सूत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, यानी भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, कम जन्म दर, उच्च दर, अधिक मृत्यु दर, पलायन, उच्च जन्म दर, मतलब अधिक जन्म दर होता है इसीलिए। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? यानी जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट होना, जनसंख्या का बढ़ना, यानी तीव्र वृद्धि। अभी जनसंख्या का, भारत में जनसंख्या विस्फोट है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यानी भारत की जो जनसंख्या नीति है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या को स्थिर रखना, यानी नियंत्रण, ना बढ़ने देना ना घटने देना, यानी नियंत्रण करना आपको। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जो है किनसे संबंधित है? तो जनसंख्या से, जनसंख्या में वृद्धि परिवर्तन से। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का गुणात्मक विकास किससे संबंधित है? यानी जनसंख्या जो उनका गुणात्मक विकास किससे संबंधित है? यह है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या लिंक, गुणात्मक विकास किससे संबंधित। इसमें से आपको दोस्तों उत्तर हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा। क्या? जनसंख्या परिवर्तन। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, यानी जीवन प्रत्याशा जो उनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ है औसत आयु। क्या है? औसत आयु। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी है? यानी भारत में जो जीवन प्रत्याशा है लगभग कितनी है? लगभग अभी 70 वर्ष के आसपास है और दिन प्रतिदिन ये घटते हुए जा रही है। और जीवन प्रत्याशा का मतलब आपको बताएं औसत आयु। आपका अगला क्वेश्चन है, आश्रित जनसंख्या में कौन शामिल नहीं है? यानी आश्रित जनसंख्या जो उसमें से कौन आपका शामिल नहीं है? तो कार्यशील वर्ग जो होते हैं, जो 15 से 59 साल वाले लोग होते हैं, कार्यशील वर्ग, वो इसमें से शामिल नहीं होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का अर्थ है, यानी लिंग अनुपात का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है दोस्तों? पुरुष और महिला के बीच का रेशियो। तो इनका अर्थ जो होता है मतलब प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, यही लिंग अनुपात का अर्थ होता है। आपका जो है अगला क्वेश्चन, जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? यानी भारत में जनगणना होती है कितने वर्ष में होती है? ये होती है दोस्तों आपका भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। यानी जस्ट 2011 में जनगणना हुआ है तो 2021 में होने हो गया, पूरी तरह से नहीं हुआ है, और अगला जनगणना 31 में होगा, 2031 में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यानी भारत में जो है पहली जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी आपका? 1872 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, साक्षरता दर का सही अर्थ है, यानी साक्षरता दर जो उनका सही अर्थ क्या है? क्या है सही अर्थ इनका? पढ़ने लिखने की समझ सहित, यानी पढ़ने लिखने की समझ सहित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, आपको सबसे अधिक बताएं उच्चतम, और न्यूनतम किसका है? बिहार का। बिहार में बोली शिक्षा की स्थिति कितनी गड़बड़ है। आपका अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण का प्रमुख कारण है, यानी नगरीकरण जो है इनका प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिकरण, उद्योग यानी औद्योगिकरण, बेहतर रोजगार, आर्थिक, ये सब इसका क्या है? नगरीकरण का प्रमुख कारण है। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण से शहर प्रवास का मुख्य कारण है, यानी ग्रामीण से जो शहर प्रवास, यानी ग्राम से जो लोग शहर जा रहे हैं उनका प्रमुख कारण क्या है? तो बेहतर रोजगार। क्या है? बेहतर रोजगार, अच्छी शिक्षा, अधिकतर रोजगार के कारण ही जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, झुग्गी झुग्गी झोपड़ी की समस्या किससे संबंधित है? यानी झुग्गी झोपड़ी जो है इनका संबंध किससे है? तो झुग्गी झोपड़ी आपका दोस्तों ग्रामीण बस्ती में झुग्गी झोपड़ी पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महानगर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत की जो सबसे बड़ा महानगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दिल्ली। लेकिन आपको अगर पॉपुलेशन में पूछे, पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा मुंबई दोस्तों। इसमें से आपका उत्तर ए हो जाएगा, लेकिन आपको जनसंख्या से पूछे तो मुंबई हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नियोजित नगर का उदाहरण है, यानी नियोजित नगर जो उनका उदाहरण है, क्या उदाहरण नियोजित नगर का?
इसमें से नियोजित नगर किसे कहते हैं? यानी नियोजित नगर जो है, जहाँ सड़कें और इमारत एक विशेष डिजाइन के तहत बनाया जाता है, जैसे चंडीगढ़ है आपका, इसमें नियोजित नगर है। आपका अगला क्वेश्चन है, नगरीय समस्या नहीं है, इसमें से कौन सा आपका नगरीय समस्या नहीं है? इसमें से जो आपका हरित क्षेत्र नगरीय समस्या नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव बस्ती का अस्थायी रूप कहलाता है, यानी मानव बस्ती जो उनका अस्थायी रूप क्या कहलाता है? यानी मानव बस्ती का अस्थायी रूप क्या कहलाता है? जहां अस्थायी रूप से रह जाते हैं, यानी अस्थायी। जैसे गांव हो गया, गांव सब में लोग अस्थायी रूप से रह जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती का मुख्य कार्य है, यानी ग्रामीण बस्ती जो है उनके लोग मुख्य कार्य क्या करते हैं? उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। पशुपालन सॉरी नहीं है, सेवा, तो इसमें से कृषि हो जाएगा। मुख्य रूप से आप देखिए, हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से कृषि करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नगरीय वस्तु की प्रमुख विशेषता है, यानी नगरीय बस्ती जो उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो कृषि कार्य क्या है? हम लोग का मुख्य क्या है? कृषि कार्य। आपका अगला क्वेश्चन है, परिवहन का मुख्य उद्देश्य है, यानी परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वस्तु और व्यक्ति को आवागमन, यानी एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना। आपका अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे तेज माध्यम है, यानी संचार का जो सबसे तेज माध्यम क्या है? इंटरनेट। यानी संचार जो है उनका सबसे तेज माध्यम क्या है? अभी इंटरनेट। अभी 1 मिनट में यहाँ पे डालेंगे वीडियो, तो यहाँ से दिल्ली के आदमी तुरंत देख लेगा, लेकिन क्या डाक से तुरंत चल जाएगा, पत्र तुरंत चल जाएगा? नहीं, इंटरनेट तुरंत चल जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है, यानी भारत में जो है दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है, क्या है आधुनिक माध्यम? इसका आंसर दीजिए आप लोग। यह है दोस्तों आपका मोबाइल या इंटरनेट, सबसे आधुनिक माध्यम मोबाइल और इंटरनेट। आपका अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन की सबसे विशेषता है, यानी सड़क परिवहन का जो विशेषता क्या है? तो द्वार से द्वार सेवा। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल परिवहन अधिक उपयुक्त है, यानी रेल परिवहन जो है अधिक उपयुक्त क्या है? लंबी दूरी व भारी दूरी के लिए अधिक उपयुक्त है। आपका अगला है, जल परिवहन का प्रमुख लाभ है, यानी जल परिवहन जो है उनका प्रमुख लाभ क्या है? ये सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है। आपका अगला है, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्या है? कौन सा दोस्तों? NH-44, ये सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग विकास किसके द्वारा होता है, यानी भारत में जो अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग का विकास किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये एक IAAI एक संस्था है, जिसको भारतीय अंतर देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। इसी के द्वारा जो जलमार्ग का विकास होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग है, यानी भारत में जो है प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? यह है दोस्तों आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो गंगा, हुगली और गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है, यानी अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उनका मुख्य साधन क्या है? समुद्री परिवहन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन का अर्थ है, यानी व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? क्या है व्यापार संतुलन का अर्थ? क्या अर्थ है व्यापार संतुलन का? जब आयात और जो है आयात और निर्यात बराबर हो, यानी बैलेंस हो, तभी व्यापार संतुलन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? व्यापारिक भागीदार कहने का अर्थ क्या है? अभी जो है, पहले हम लोग भागीदार देश यूएसए है, कौन सा है? अमेरिका। लेकिन अगर 3-4 साल में देखिए, चीन से हम लोग बहुत सामान खरीद रहे हैं। क्या? चीन से हम लोग बहुत सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उनको बेच नहीं पा रहे हैं हम लोग। लेकिन अमेरिका से अगर खरीद रहे हैं तो उनको बेच भी पा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है क्या? है बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या अर्थ है? इनका अर्थ है एक देश में सीमित ना होना, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका कई देश में कार्यरत कंपनी हो। आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है, यानी वैश्वीकरण जो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण का? इनका अर्थ है आर्थिक सहयोग। क्या है? आर्थिक सहयोग। आपका अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रमुख केंद्र भारत में कौन सा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये है दोस्तों आपका बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। आपका अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, यानी सेवा क्षेत्र में जो है कौन शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? शिक्षा शामिल है सेवा क्षेत्र में, बैंकिंग भी शामिल है, आपका उद्योग भी शामिल है। सेवा क्षेत्र में सॉरी शिक्षा है, बैंकिंग और बीमा भी है, उद्योग भी है, लेकिन सॉरी उद्योग नहीं है, स्वास्थ्य भी है, उद्योग नहीं है, मिस्टेक हो गया, उद्योग नहीं है सेवा क्षेत्र में शामिल। आपका अगला क्वेश्चन है, तृतीय गतिविधि का उदाहरण है, यानी तृतीय गतिविधि का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण दोस्तों? परिवहन। कौन सा? परिवहन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण है, तो प्राथमिक कौन सा हो जाएगा? कृषि। सेकंड हो जाएगा उद्योग। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गतिविधि का संबंध है, द्वितीय गतिविधि का संबंध किससे? उद्योग से। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, यानी मानव विकास जो है सूचकांक में कौन शामिल नहीं है? धर्म। इसमें धर्म कोई काम का नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? इनका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क, यानी यूएसए में। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, यानी मानव विकास जो है उनका रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी, यानी यूएनडीपी का मतलब क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उपाय, यानी पर्यावरण को संरक्षण करने का मुख्य उपाय क्या है? वनों की कटाई, संसाधनों का संरक्षण, औद्योगिकरण और नगरीकरण। क्या है? मुख्य वनों की कटाई है। क्या है? वनों की कटाई पर रोक लगाना। सॉरी, इसमें वनों की कटाई पर रोक लगाना, ये अगर रोक लगाना होता तो होता ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें दोस्तों, क्योंकि यदि इसमें वनों की कटाई पर रोक लगाना लिखा होता ऑप्शन में तभी होता ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है? प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है सबसे बड़ा स्रोत प्रदूषण का? उद्योग जो है इसमें प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। उद्योग क्या हो जाएगा? उद्योग सबसे बड़ा स्रोत है। आपका अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, यानी जल को प्रदूषित का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, यानी फैक्ट्री सबका जो अपशिष्ट होता है, देखिएगा आप फैक्ट्री जो है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो है वो नदी के किनारे स्थित होता है, उनका जो अपशिष्ट होता है वही अपशिष्ट नदी में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। आपका अगला है, ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसमें आपको कॉमन सेंस लगाइए, किलोग्राम बटखरा से ध्वनि प्रदूषण नापते हैं, लीटर से नाप सकते हैं, मीटर से नहीं ना, डेसिबल से नापेंगे। किससे? डेसिबल से।
आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्या है? सतत विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है इसमें? इसमें से हो जाएगा वन संरक्षण। कौन सा हो जाएगा? वन संरक्षण। यही है आपका सतत विकास का सर्वोत्तम उदाहरण। तो दोस्तों ये था आज की इंपॉर्टेंट क्लास, और इसका जो अगला पार्ट करेंगे हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, जिसमें 201 से लेकर 300 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो, हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।